हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 800 जीके सीरीज का पार्ट 16, जिसमें कि हमने काफी इम्पोर्टेंट और वैसे प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, या यूं कहें कि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बांगर। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टियों को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, या उर्वरक से ये परिपूर्ण होते हैं, इनमें काफी अधिक मात्रा में उर्वरक पाए जाते हैं, तो ये मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 24%, 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। उत्तर होगा दोमट। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंडिया, भारत जो है सो किस गोलार्ध में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस भाषा के लिए किया गया था? तो ये प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या, मतलब ऐसे राज्य जो कि समुद्र तट से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो कितने हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है सो अधिक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। वो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा तट है, सबसे लंबी तट है जिसकी, तो वो उत्तर होगा गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आज जैसा कि आप जानते होंगे इंदिरा पॉइंट जो है सो सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमारा अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप लोग तो सभी सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जानते होंगे, लेकिन इस इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। इस प्रश्न का उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट को जो है सो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है?
जो जल डगुमत भारत और श्रीलंका को अलग करता है वो जल डगुमत क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पाक जल संधि। इस प्रश्न का उत्तर होगा पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है सो बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे कम और छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भूटान। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम और छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है दक्षिण भारत का। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा खैबर दर्रा। इस प्रश्न का उत्तर होगा खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि नई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमालय श्रेणी जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग होके गुजरता है या बहता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। बनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है वहां पे वो जो है सो प्रथम तितली उद्यान बना है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है? हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, जो नदियां दी गई है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, इनका सही अवरोही क्रम लंबाई के हिसाब से यहाँ पे दिखलाया गया है। पहले ब्रह्मपुत्र होगी, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ये सबसे लंबी से छोटी अवरोही क्रम में दर्शाया गया। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो बेनिहाल दर्रे का नाम जवाहर सुरंग दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बेनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नागार्जुन टाइगर रिजर्व। नागार्जुन टाइगर रिजर्व। और दोस्तों थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा खराब है, तो इसलिए इसके लिए माफी पहले से मैं मांगता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में जो नदी सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होने वाली है वो है गंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पद्मा। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है पीपली घाट दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो ये दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का उत्तर होगा जोजिला। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो एक साथ मिलकर के आगे की ओर बहती है उस जलधारा को किस नाम से जाना जाता है?
तो वो जलधारा है मेघना। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेघना, मेघना नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है सो किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु, जो कि पाल घाट दर्रा को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा मतलब दो राज्यों को जोड़ता है, वो दो राज्य केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजु दर्रा जो है सो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये म्यांमार से। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली जो दर्रा है वो है तुजु दर्रा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है, या फिर किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर होगा बेंगलोर। अगला प्रश्न है कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। इस प्रश्न का उत्तर होगा देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोरे नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बोरे। हमारा अगला प्रश्न है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है वो होता है 4 मिनट। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 मिनट। अगला प्रश्न है किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो है सो रात और दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे दूरी जो है वो होती है विषुवत रेखा पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। वैसी रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। इस प्रश्न का उत्तर होगा देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीनविच। अगला प्रश्न है ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा क्या है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है सो ग्रीनविच रेखा कही जाती है, मानी जाती है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 90 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर होगा 90 डिग्री। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।